हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इक्विवेलेंट वेट, वैलेंसी और एटॉमिक वेट के बीच रिलेशंस, और हम लोगों ने देखा था आयन का इक्विवेलेंट वेट कैसे डिसाइड करेंगे, वैलेंसी ऑफ वेरियस एलिमेंट कैसे डिसाइड किया जाएगा, और एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट और वैलेंसी के बीच क्या रिलेशन था, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज का हमारा वीडियो होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी आज हम लोग देखेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। लेकिन ये एटॉमिक वेट ही नहीं रहेगा। अगर मान करके चलिए कोई कंपाउंड ले लिए तो हम लोग एटॉमिक वेट की जगह पे क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। अगर कोई एसिड है तो एसिड तो एक एटम का होगा नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। क्लियर है? तो अब हम लोग यहां पर सबसे पहले जानेंगे एसिड और बेस किसे कहते हैं, ये पहले जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिड एंड बेस के बारे में, एसिड एंड बेसिस, एसिड एंड बेसिस। उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉल्ट के बारे में। क्लियर है? तो एसिड्स एंड बेसिस, तो सबसे पहले हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे क्या, कि जो सावर इन टेस्ट होता है, खट्टा होता है जिसका स्वाद, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। लेकिन वैसे सब्सटेंस जिनका स्वाद कड़वा होता है, बीटर इन टेस्ट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ये तो पुरानी चीजें हो गई, अब सारे एसिड बेस को तो हम चेक करके देखने तो नहीं चलेंगे। हाँ, ये बातें हैं कि खाने पीने के वस्तुओं को देख करके हम लोग या टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। क्लियर है? तो हम लोग आगे की ओर देखते हैं कि इसका एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए, एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए तीन थ्योरीज दिए गए हैं। कितने थ्योरीज? तीन थ्योरीज। तो पहला है हमारा अर्हेनियस थ्योरी, या अर्हेनियस कंसेप्ट कहेंगे हम लोग, अर्हेनियस थ्योरी। तो इन्होंने कहा था एसिड वैसे सब्सटेंस को कहते हैं, एसिड ये क्या करता है, डोनेट करता है, डोनेट्स H+ आयन इन aqueous सॉल्यूशन, इन aqueous सॉल्यूशन, यानी अगर हम इसे पानी में डाल दें तो हमें H+ आयन देगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। जैसे मान करके चलिए HCl है, HCl को अगर आप पानी में डाल देते हो तो हमें H+ आयन मिलेगा, और क्या मिलेगा, Cl- आयन। तो अगर हमें H+ आयन मिल रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिड। तो जितने भी H+ आयन डोनर हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात है यहां पर हम लोग देखेंगे बेस के बारे में। किसके बारे में, बेस। तो इन्होंने कहा था कि डोनेट्स OH- आयन इन वाटर, इन वाटर, यानी अगर आप वाटर में डाल देते हो कोई भी बेस, जैसे मान करके चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर पानी में डाल दिए तो जाहिर सी बात है ये Na+ और क्या दिया, OH-। तो भाई OH- आयन दे रहा है ना, तो अगर ये OH- आयन दे रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो बताइए पहला कंसेप्ट हमारा क्या है, अर्हेनियस थ्योरी का। हाँ, अर्हेनियस थ्योरी कहता है कि एसिड वैसे वस्तु को कहेंगे या वैसे सब्सटेंस को कहेंगे जो वाटर में H+ आयन दे, और बेस हम लोग उसे कहेंगे जो वाटर में OH- आयन दे। क्लियर है? जो OH- आयन दे उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्लियर है? इसे ध्यान में रखेंगे। हम लोग दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, है ना। तो बात ये आती है कि भाई अगर ये थ्योरी सही था या फिर कंप्लीट है तो दूसरा थ्योरी क्यों आता है, रीजन आता है। तो अगर बताइए कि जिसके पास H+ आयन नहीं है तो क्या वो एसिड नहीं हो सकता है, जिसके पास OH- आयन नहीं है तो क्या वो बेस नहीं हो सकता है। तो वैसे भी बेस और एसिड हैं जिनके पास ना तो H+ आयन है ना ही OH- आयन है, फिर भी वो एसिड या बेस हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी का थ्योरी आया, और इन्होंने कहा कि एसिड जो है, वही बात कहा था, एसिड ये डोनेट H+ आयन क्या करेगा, H+ आयन को डोनेट करेगा। और बेस के बारे में इन्होंने कहा कि बेस वैसे सब्सटेंस होते हैं जो डोनेट करते हैं, क्या, डोनेट्स, सॉरी ये डोनेट के बारे में नहीं कहा था, इन्होंने कहा एक्सेप्ट्स, यानी लेता है अगेन क्या, H+ आयन। इन्होंने ये नहीं कहा था कि पानी में या एक्वा सॉल्यूशन में, नहीं, जो H+ आयन देता है उसे एसिड कहा इन्होंने, और जो H+ आयन लेगा उसे क्या कहा, बेस। क्लियर है? जिसे मान करके चलिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा HCl है, क्या है, HCl, और इसे अगर हम अमोनिया में डाल देते हैं तो ये अमोनियम क्लोराइड देता है, अमोनियम और क्या, क्लोराइड। तो बताइए ये अमोनिया जो है इससे H+ आयन ले लिया ना, और Cl- आयन क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है अमोनिया क्या किया, H+ आयन को लिया, तो ये क्या हो गया, बेस।
और HCl जो है वो H प्लस आयन को दिया, तो क्या हो गया ये एसिड, क्या हो गया एसिड। तो आप देखेंगे कि ये क्या बन रहा है NH4 प्लस आयन और क्या Cl माइनस आयन, ठीक है। तो ये जो है HCl क्या दिया H प्लस आयन, तो ये एसिड हो गया, और ये जो है क्या लिया H प्लस आयन, तो ये क्या हो गया बेस। यानी H प्लस आयन डोनर क्या होता है एसिड होता है, और H प्लस आयन एक्सेप्टर क्या होता है बेस होता है। क्लियर है, ये किसका कंसेप्ट है ब्रॉन्स्टेड लॉरी का। अब इन्होंने एक बात और कही थी, इन्होंने कही थी कॉन्जुगेट एसिड बेस के बारे में, कॉन्जुगेट एसिड बेस के बारे में, ठीक है। तो जिसे मान करके चलते हैं हमारा एक HCl है, क्या है HCl है, अगर ये H प्लस आयन डोनेट कर दिया तो क्या बचा Cl माइनस, क्या बचा Cl माइनस। तो अगर ये एसिड है, क्या है एसिड, ऑब्वियस सी बात है H प्लस आयन दिया तो क्या होगा एसिड होगा। जब ये H प्लस आयन त्याग दिया तो क्या बच गया Cl माइनस, क्या बचा Cl माइनस। तो जाहिर सी बात है अब ये H प्लस आयन तो नहीं ना दे सकता है, इसके पास नहीं है, लेकिन हाँ ये Cl माइनस है, H प्लस आयन के साथ रिएक्शन करके HCl फिर से बना सकता है। तो अब इसका काम क्या हो सकता है, अब ये H प्लस आयन को ले सकता है। तो H प्लस आयन लेने वाले को क्या कहते हैं हम लोग बेस कहते हैं ना, जी हाँ बेस कहते हैं, क्या कहते हैं बेस। तो अब ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस, क्या कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस, क्या कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। तो यहां पे बात आती है कि कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एक कंसेप्ट आया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर। तो पेयर ऑफ स्पीसीज, ये दोनों एक जोड़ा स्पीसीज हैं, पेयर ऑफ स्पीसीज जिनके बीच मात्र और मात्र डिफरेंस है एक H प्लस आयन का, उसे हम लोग क्या कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो बताइए यहां पर HCl एंड Cl माइनस आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ओके। अब इन दोनों के बीच अंतर देखिए, इसके पास एक H प्लस ज्यादा है इसके अलावे, यस या नो। अगर मान करके चलिए क्लोरीन आयन एक H प्लस आयन ले ले तो फिर से क्या बना लेगा HCl, यस या नो। तो इसने क्या लिया H प्लस आयन, और H प्लस आयन लेने वाले को इन्होंने क्या कहा था बेस, तो यह एक बेस है और ये क्या है एसिड है, तो ये दोनों कहलाएंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्लियर है। तो पेयर ऑफ स्पीसीज, पेयर ऑफ स्पीसीज व्हिच आर डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय अ H प्लस आयन, क्लियर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ओके, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। चलिए ठीक है। अब इसमें एक बात आया कि किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में, एसिड बेस पेयर में, है ना, दोनों के दोनों न्यूट्रल नहीं हो सकता है। यानी कोई अगर न्यूट्रल होगा तो दूसरा क्या होगा चार्ज होगा। न्यूट्रल का मतलब यहां ये मतलब है कि इस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। तो दोनों भी न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं, एक अगर न्यूट्रल है तो दूसरा क्या होगा चार्ज होगा, ठीक है। इन अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर both species, both the species never be neutral, ये दोनों न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं। एंड नेवर बी स्ट्रॉन्ग, दोनों भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हैं। अगर एक स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा क्या होगा वीक होगा। जैसे मान करके चलते हैं हमारे पास H2SO4 है, हर कोई जानता है H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये एक H प्लस आयन डोनेट कर दे तो HSO4 माइनस आयन बनेगा, क्लियर है। तो अगर ये एक एसिड है तो यह इसका कॉन्जुगेट बेस है। आप जानते हो ये एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉन्जुगेट बेस क्या होगा वीक होगा, क्या होगा वीक होगा, क्लियर है। तो दोनों में से दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, एक अगर स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा क्या होगा वीक होगा, अगर पहला वीक है तो दूसरा क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा, ओके। जिसे मान करके चलते हैं हमारे पास HCOOH है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां पे आ जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर ये H प्लस आयन दे दे तो क्या बचेगा HCOO माइनस, और यहां पर H प्लस आयन निकल जाए तो CH3COO माइनस। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या होगा वीक बेस होगा, वीक बेस होगा। अगर ये वीक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये दोनों क्या है वीक है, वीक एसिड है, और ये भी क्या है वीक एसिड है। तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अगर इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ऊपर वाला। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा नीचे वाला,
क्लियर है? जिसका एसिड जितना ज्यादा स्ट्रांग उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही ज्यादा वीक। क्लियर है? तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हमारा ये पहला नंबर है और ये कौन है? दूसरा। तो पहला ज्यादा एसिडिक है, दूसरा कम एसिडिक। अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ये पहला हो गया और ये क्या हो गया? दूसरा। तो दूसरा ज्यादा बेसिक होगा और पहला क्या होगा? कम बेसिक होगा। क्लियर है? तो ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है जो कहां से राइज होता है? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के थ्योरी से। तो सिंपल सी बात है, यहां पे दो ही बात आप लोग को याद रखना है, H+ आयन डोनर को एसिड कहेंगे और H+ आयन एक्सेप्टर को बेस कहेंगे। ठीक है? उसके बाद आता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, यानी पेयर ऑफ स्पीसीज व्हिच आर डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय अ प्रोटॉन। केवल और केवल एक प्रोटॉन का अंतर रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। ठीक है? और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में दोनों के दोनों स्पीसीज कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं। अगर एक न्यूट्रल है तो दूसरा कंफर्म है कि वो चार्ज होगा, क्योंकि अगर न्यूट्रल एसिड है तो H+ आयन डोनेट करने के बाद तो चार्ज ही ना बचेगा। ओके, जैसे मान करके चलिए ये न्यूट्रल था, H+ आयन डोनेट कर दिया तो इस पे चार्ज आ गया ना। क्लियर है? तो दोनों न्यूट्रल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और दोनों कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो ये तुम्हारा हो गया ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का थियरी। ठीक है? इसका हमें बहुत ज्यादा इक्विवेलेंट वेट में इस्तेमाल नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं एक और कंसेप्ट, जो कंसेप्ट है लिविस कंसेप्ट, है ना, जो कि मोस्ट एडवांस कंसेप्ट माना जाता है। ठीक है? लिविस कंसेप्ट, लिविस साहब ने कहा था कि वैसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता है, एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एसिड। अगर एक्सेप्टर को एसिड कहते हैं तो डोनर को क्या कहेंगे आप? बेस कहेंगे। ठीक है? तो इसे आपको याद करने की जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी, सिंपल सा बात है। एक फंडा आप लोग देखिए, तीसरा कंसेप्ट लिविस कंसेप्ट। लिविस कंसेप्ट, अगर मान करके चलिए HCl है, HCl क्या देता है? H+ ना। तो बताइए क्लोरीन के पास क्या आया? माइनस आया। आप तो पहले से जानते हैं HCl को एसिड है। बिल्कुल, HCl क्योंकि H+ आयन देगा तो क्या बचेगा? Cl-। और अगर ये H+ आयन दे रहा है तो ये एसिड है। क्या है? एसिड है। तो बताइए यहां पर क्लोरीन पे कोई चार्ज था? नहीं। अब क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लिया, इलेक्ट्रॉन को लिया। तो इलेक्ट्रॉन को इसने ना लिया, इसका मतलब यह एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। आप तो पहले जान रहे हैं कि एसिड है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तब तो इस पर माइनस चार्ज आया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को क्या बोलेंगे? एसिड। तो उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को क्या कहेंगे आप? बेस कहेंगे। क्लियर है? तो हम लोग कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, पहला नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एक्सेप्टर याद रखिएगा, एक्सेप्टर क्या होता है? एसिड होता है ना। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, अब डोनर है तो भाई ये बेस होगा, एक्सेप्टर एसिड है तो डोनर बेस होगा। क्लियर है? जैसे मान करके चलिए हम लोग देखे थे कुछ देर पहले अमोनिया, क्या देखे थे? अमोनिया। ठीक है? अमोनिया के पास बताइए सिंपल सा, अमोनिया का नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। 2 और 5, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए तो 2 बच जाएगा ना। लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर है। अब बताइए हम लोग एक लेते हैं BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, कितना बॉन्ड बनाया है? 3। बोरोन का एटॉमिक नंबर बोलिए? 5 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करिए 2 और 3, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 3। और तीनों के तीनों बॉन्डेड है किसके साथ? 3 फ्लोरीन के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने इलेक्ट्रॉन है? तो अभी इसके पास मात्र और मात्र 3 दूनी कितना? 6। ऑक्टेट पूरा हुआ क्या? नहीं, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। क्लियर है? लेकिन इसके पास लोन पेयर है तो इसके साथ इसको कोऑर्डिनेट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो आपका जो है ये इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए हो गया। ठीक है? तो बताइए इलेक्ट्रॉन को किसने डोनेट किया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किसका पार्ट था? अमोनिया का। और लिया किसने? बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड का बोरोन लिया, तो बोरोन जो है वो इसका पार्ट है। इसका मतलब ये लेने वाला जो है वो एसिड है और ये देने वाला क्या है? बेस है। तो ये आपका हो गया बेस और ये क्या हो गया? एसिड। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को क्या कहेंगे? एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। एक्सेप्टर एसिड, डोनर क्या होगा? बेस। तो केवल थ्योरी पढ़ने से, डेफिनेशन पढ़ने से हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। हम लोग को डिसाइड करना होगा कि किसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, किसके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिड और बेस के एग्जांपल्स के बारे में, है ना। तो बताइए एनायन, एनायन जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, यानी उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है,
तो डोनेट करेगा, तो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। जैसे मान करके चलिए Cl माइनस, OH माइनस एक्सेट्रा, तो एनायन क्या होंगे? एसिड होंगे, सॉरी बेस होंगे। और हम लोग बात करेंगे केटायन। केटायन के पास कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लेगा। जैसे मान करके चलिए H प्लस आयन है ना, NH4 प्लस आयन एक्सेट्रा। क्लियर है? इसमें फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट के केटायन नहीं आएंगे, क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का एक मान करके चलिए सोडियम 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अगर पॉजिटिव चार्ज बनाता है तो वो ऑक्टेट को पूरा करता है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के केटायन एसिड नहीं होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। पहला नंबर एग्जांपल हम लोगों ने देखा एनायन, और दूसरा क्या? केटायन। केटायन जो है एसिड होगा, एनायन क्या होगा? बेस होगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोन पेयर एट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर अगर है तो वो क्या होगा? बेस होगा, क्योंकि लोन पेयर होगा तभी तो डोनेट करेगा। जैसे मान करके चलिए अमोनिया, सेंट्रल एटम के पास क्या है? लोन पेयर है। क्लियर है? तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ये क्या कहलाएगा? एसिड या बेस? बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर, अगर इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल एट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है या फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो वो क्या होगा? एसिड होगा, क्योंकि अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, और अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो भी वो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, इलेक्ट्रॉन लिया तो एसिड हुआ। वैसे ही अगर आप देखेंगे, मान करके चलिए सपोज कर लेते हैं FeCl3, तो आयरन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये क्या करेगा? एसिड है। FeBr3 वैकेंट डी ऑर्बिटल। AlCl3, आप देखेंगे एल्यूमिनियम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो क्या करेगा? एसिड होगा। क्या होगा? एसिड। तो बच्चों याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाले को तो हम एसिड कहते हैं, लेकिन एक स्पेशल नाम दे देते हैं उसे, लेविस एसिड। क्या देते हैं? लेविस एसिड। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम लोग बेस कहते हैं, और एक स्पेशल नाम दे देते हैं लेविस बेस। क्लियर है? तो ये तीन कंसेप्ट हो गया। पहला हम लोगों ने देखा अरेनियस कंसेप्ट, दूसरा देखा ब्राउनस्टीन-लॉरी कंसेप्ट, और तीसरा हमारा था लेविस कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट, ऑल द H+ ion donor in aqueous medium are acids, whereas all the OH- ion donors are base. क्लियर है? नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है ब्राउनस्टीन-लॉरी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, H+ ion donors are acid and H+ ion acceptor are base. And in case of Lewis acid, Lewis concept, all electron pairs acceptors are acid and all electron pairs donors are Lewis base. क्लियर है? तो अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं अरहेनियस कंसेप्ट को फिर से देखते हैं। H+ ion डोनर जो पानी में H+ ion दे उसे क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड। और जो पानी में OH- ion दे उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हम लोग को और जानना है। तो सिंपल सी बात है, एसिड के केस में एक टर्म आता है एसिडिटी। क्या आता है? एसिडिटी। व्हाट इज एसिडिटी? सॉरी, एसिड के केस में आता है बच्चों बेसिसिटी। क्या आता है? बेसिसिटी। और बेस के केस में आता है एसिडिटी। ओके, तो बेसिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, यानी हटने योग्य H+ आयन। एक मॉलिक्यूल में जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है उसे हम लोग क्या कहेंगे? बेसिसिटी। क्या बोलेंगे? बेसिसिटी। और एक मॉलिक्यूल बेस में जितना OH- आयन रिप्लेसेबल है उसको हम लोग कहते हैं एसिडिटी। रिप्लेसेबल OH- आयन को क्या कहते हैं? एसिडिटी। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। और जितना H+ आयन हटेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसिसिटी। तो बताइए H+ आयन कौन हटाएगा? एसिड। OH- आयन कौन हटाएगा? बेस। तो एसिड का क्या होता है? बेसिसिटी। और बेस का क्या होता है? एसिडिटी। क्या होता है? एसिडिटी। और एक बात याद रखिएगा, हम लोग जो वैलेंसी की बात कर रहे थे ना, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, तो वैलेंसी ऑफ एसिड इज इक्वल टू बेसिसिटी। जितना हाइड्रोजन हटाएगा
वही उसका क्या कहलाएगा, बेसिसिटी। और एसिडिटी, ये वैलेंसी ऑफ बेस इक्वल टू, वैलेंसी ऑफ बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। क्लियर है? तो अब चले आते हैं हम लोग एग्जाम्पल की ओर, है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड और बेस हमें पढ़ना था। अभी तो हम लोगों ने केवल एसिड और बेस पढ़ा है, बस एक पॉइंट यहां पे हम लोग इक्विवेलेंट वेट में मदद करेगा, दैट इज एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो बेसिसिटी किसका होता है, एसिड का, और एसिडिटी किसका होता है, बेस का। क्लियर है? तो बेसिसिटी क्या है, एक मॉलिक्यूल एसिड जितना H प्लस आयन देगा उसी को हम लोग बेसिसिटी कहते हैं, और एक मॉलिक्यूल OH माइनस आयन जितना, एक मॉलिक्यूल बेस जितना OH माइनस आयन देगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिटी। क्लियर है? अब हम लोग चले आते हैं वैलेंसी। तो एसिड का वैलेंसी क्या कहलाता है, बेसिसिटी, यानी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, वेयर एज वैलेंसी ऑफ बेस इज एसिडिटी ऑफ द बेस, दैट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। तो हम लोग चले आते हैं एसिड के बारे में। किसके बारे में, एसिड। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमारा मान करके चलिए एसिड जो है, मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, मान लेते हैं मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड। मतलब अगर एक H प्लस आयन देगा तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक एसिड। 2 H प्लस आयन देगा तो उसे क्या बोलेंगे, डाइबेसिक एसिड। 3 अगर H प्लस आयन दिया तो क्या बोलेंगे, ट्राइबेसिक एसिड। उसी तरह से बेस हमारा क्या हो जाएगा, 3 मान लेते हैं, 1, 2 और 1, 3, और भी ज्यादा देगा तो होगा। लेकिन मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस। चले आते हैं एग्जांपल की ओर। बताइए HCl है, कितना H प्लस आयन देगा, एक ही ना। ये H2SO4 है, कितना देगा, 1। ये हमारा H3PO4 है, सभी को पता है, कितना देगा, 3 देगा। याद रखेंगे दोस्तों, ये हमारा ऑक्सी एसिड में आता है, ये भी क्या आता है, ऑक्सी एसिड में, जहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड। ये HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, HF हो गया, और याद रखेंगे ये हमारा HCOOH है, ये हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड है, ऑक्सीजन से नहीं, तो ये हटने वाला नहीं है, केवल और केवल ये हटेगा। उसी तरह से CH3COOH है, केवल ये हटेगा। क्लियर है? उसी तरह से हमारा H3PO2 आता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक OH होता है, बाकी H और H होता है। केवल यही हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसीलिए यही हटेगा। तो इसका भी बेसिसिटी कितना होगा, 1 होगा। कितना, 1। क्लियर है? अगर हम लोग बात करेंगे H3PO3 का, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, OH और H, तो बताइए कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, 2 ही ना, 1 और 1, 2। तो इसका भी वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। तो इन लोगों का वैलेंसी 2 है, इन लोगों का वैलेंसी 1 है, n = 1, और इसका क्या हो जाएगा, n = 3। क्लियर है? तो अब बताइए इनका अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 1, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय कितना, 2, और इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3। जैसे मैं बता देता हूं, H3PO4 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 3 हाइड्रोजन का 3 प्लस फास्फोरस का 31 और 4 ऑक्सीजन का 16 चौके 64। तो 64 और 31 कितना हो जाता है बच्चों, 95 और 3 98 हो गया मॉलिक्यूलर वेट। तो बताइए इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट 98 बटा कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है? तो 32 दिया कितना होता है, 96, यानी 32.67। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट किसका, फॉस्फोरिक एसिड का। उसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे मोनो एसिडिक बेस में n = क्या हो जाएगा, 1, n = 2, वैलेंसी है ये, n = क्या, 3। तो बताइए इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या लिखेंगे, बताइए, मॉलिक्यूलर वेट बटा 1, इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, और इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? अब देखिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है, एक्सेट्रा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एक ही OH देगा। इसका अगर हम लोग देख लेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड है। ओके, यहाँ पे कितना OH माइनस आयन देगा, 1 1 1, यहाँ पे कितना, 2, और यहाँ पे 3। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना देगा, 3। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कितना देगा, 2। क्लियर है?
तो आप लोग क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट को इसके वैलेंसी यानी एसिडिटी से डिवाइड करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट को 2 से और इसके मॉलिक्यूलर वेट को 3 से। जैसे मान करके चलते हैं, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या लेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो बताइए फेरिक यानी आयरन का कितना होता है 56, ऑक्सीजन का 16 और 1 17, 17 दिया कितना 51। तो बताइए 6 और 1 7, 5 5 10, 107 डिवाइडेड बाय कितना 3। तो बताइए 3 दिया कितना होता है 9, 1 बच गया 17, 3 बचे 15, 2 बचा, तो 3 6 18, 6 7 35.67 आ जाएगा इसके इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है। तो ये हो गया आपके इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, तो हम लोग देखें एसिड के बारे में, बेस के बारे में, एसिड और बेस के विभिन्न थ्योरीज के बारे में, और फिर अल्टीमेटली एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में। हम लोगों ने कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी भी पढ़ा, उसके बाद हम लोग लेविस कंसेप्ट भी पढ़े, क्लियर है, वैलेंसी भी पढ़े और इक्विवेलेंट वेट भी पढ़े। आप लोगों का काम है कि जितने भी एग्जांपल दिए हुए हैं इन सभी का इक्विवेलेंट वेट आप निकालें, और अगर आपके पास पॉसिबल है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं उसे चेक करूं। क्लियर है। व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता होना चाहिए 7004000639। क्लियर है। हाँ, ये व्हाट्सएप करने से पहले आप लोग अपना नाम और एड्रेस जरूर भेज देंगे, ठीक है, ताकि मैं पहचान लूं कि आप कहां से है भाई, कहां से मेरा वीडियो देखा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सॉल्ट के बारे में। किसके बारे में, सॉल्ट। ओके, तो सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट के बारे में कहा गया है, सॉल्ट ऐसे नमक या लवण कहते हैं उसे। तो सॉल्ट क्या होता है केमिस्ट्री में हम लोग डिफाइन करेंगे, वैसे सब्सटेंस जिसको वाटर में डालने के बाद केटायन और एनायन दे, लेकिन वो केटायन ना तो H+ आयन होना चाहिए और ना ही एनायन OH- आयन होना चाहिए। दैट इज cation and anion must be different from H+ ion and OH- आयन। नहीं तो आप कहेंगे सर HCl भी तो cation और एनायन दे रहा है, तो इसको भी सॉल्ट कर दीजिए। नहीं, इसका cation क्या है H+ आयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो cation और एनायन दे रहा है, Na+ और OH- आयन। नहीं, ये OH- आयन है। तो केटायन और एनायन जो है वो अदर देन होना चाहिए H+ और OH- आयन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच रिएक्शन से हमारा क्या बनता है, सॉल्ट। और सॉल्ट का जो है वैलेंसी होता है टोटल चार्ज ऑन आइदर केटायन और एनायन। क्लियर है। तो सॉल्ट क्या होता है, तो सॉल्ट है ना, A substance which gives क्या देगा बच्चों, which gives cation and anion in water other than H+ आयन एंड OH- आयन। क्लियर है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन एसिड एंड बेस। क्लियर है। जैसे मान करके चलिए हमारे पास HCl है और NaOH है, इनके बीच रिएक्शन होता है तो क्या बनता है NaCl और आप सभी जानते हैं H2O। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। सॉल्ट के विभिन्न प्रकार होते हैं जो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी वहां पे जरूरत नहीं है। तो वैलेंसी ऑफ सॉल्ट जो होगा, वैलेंसी ऑफ सॉल्ट, तो वैलेंसी ऑफ सॉल्ट जो होता है ये होता है चार्ज ऑन, टोटल चार्ज कहिए, टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन, या तो केटायन पे या फिर एनायन पे। जैसे मान करके चलिए हम लोग देखते हैं एग्जांपल के तौर पे NaCl 1+ और Cl पर 1-, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1। हमारे पास आता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम पे 2+ और सल्फेट पे 2-, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, एक एल्यूमिनियम पर 3+ और तीनों क्लोराइड पे 3-, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 3। अगर हम लोग बात करेंगे फेरिक क्लोराइड, तो आयरन पे 3+ और यहां पर 1- गुने कितना 3, तो वैलेंसी हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, तो बताइए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम पे 2+, दोनों क्लोरीन पे 2-, तो यानी 2, या तो प्लस चार्ज या तो माइनस चार्ज, केवल और केवल मैग्नीट्यूड लेंगे।
अगर हम लोग बात करेंगे, सपोज कर लेते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। तो अब बताइए बच्चों ये क्या देगा, 2 एल्यूमिनियम पर 3 प्लस और 3 सल्फेट पर 2 माइनस। क्लियर है? तो एक एल्यूमिनियम पर 3 प्लस है तो 2 पे कितना हो गया 6, एक सल्फेट पर 2 माइनस है तो 3 पे कितना हो गया 6, यानी वैलेंसी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से हम लोग देखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट PO4 होल ट्वाइस Ca3, तो ये देगा 2 गो कैल्शियम और हर एक कैल्शियम पे 2 प्लस होगा और 2 फॉस्फेट, हर एक फॉस्फेट पे 3 माइनस होगा। तो अब बताइए वैलेंसी 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6। कुछ गलत हुआ है क्या? गलत हुआ है। 3Ca2 प्लस, ओके 2 PO4 3 माइनस। तो यहाँ पे आप देखेंगे वैलेंसी कितना है 6 है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग सॉल्ट देखते हैं। क्लियर है? तो सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो इनका फॉर्मूला वेट वही मॉलिक्यूलर वेट होता है, लेकिन ये टूट जाते हैं इसलिए हम लोग सॉल्ट के मॉलिक्यूलर वेट को फॉर्मूला वेट कहते हैं। तो फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय ये वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है? तो हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान करके चलिए हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है, तो फॉर्मूला वेट कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 40 और सल्फेट का कितना होता है 96 डिवाइडेड बाय टोटल कितना 2। तो बताइए 96 9 4 13 136 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, यानी 68। कितना हो जाएगा 68। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज 68। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इक्वल टू फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्ट अपॉन n, यानी आइदर चार्ज। ठीक है? या फिर हम लोग कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। क्लियर है? जैसे मान करके चलिए अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट जो है वो क्या देगा, कैल्शियम पर 2 प्लस और सल्फेट पे कितना 2 माइनस। तो बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट बराबर आप क्या लिखेंगे बच्चों, तो कैल्शियम पर 2 प्लस था तो इसका इक्विवेलेंट वेट और सल्फेट पर 2 माइनस था तो इसका इक्विवेलेंट वेट। तो बताइए कैल्शियम पर कितना चार्ज है, 2 चार्ज है। तो बताइए कैल्शियम का आयनिक वेट कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय कितना 2, प्लस सल्फेट का कितना 96 डिवाइडेड बाय कितना 2। तो बताइए कितना हो जाएगा 48 और कितना 20 और 48 कितना 68। कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था क्या आया था 68। यकीन नहीं हो रहा है तो फिर से निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट बराबर टोटल फॉर्मूला वेट कितना आ गया था 136, कितना 36, और टोटल चार्ज या तो कैटायन पे या तो एनायन पे 2 ही, तो टोटल हो जाएगा कितना 68। एनी डाउट? तो ये तुम्हारा हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लियर है? तो चलिए लगातार वीडियो को देखते रहिए और नोट्स भी अपडेट करते रहेंगे। ठीक है? अगला वीडियो फिर हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। और जरूरतमंदों को जरूर से जरूर शेयर करिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे का पूरे देखिए और लगातार वीडियो देखिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगे कहीं भी ट्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।